गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 को पढ़ेंगे, जो कि डेट 30/12/20 के लिए है। हम सभी को पता है हमारा लेसन 16 प्रकाश चल रहा है, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रकाश परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, विस्तृत परावर्तन मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या अंतर होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्लाइडोस्कोप कैसा क्या होता है, बहुमूर्तिदर्शी क्या है ना, उसको बनाना भी सीखा था। फिर हमने पढ़ा था कि आँखों द्वारा हम कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं, आँखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, है ना बच्चों। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे वह लोग जो वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं या किसी दुर्घटना से, किसी बीमारी की वजह से जब वो अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपनी और ज्ञानेंद्रियों को विकसित करके पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चलो आज की वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ वर्कशीट को खोलेंगे और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। समाज में कुछ लोग हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जन्म से मतलब बाय बर्थ ही नहीं देख पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपनी अन्य ज्ञान इंद्रियों जैसे सुनना, छूकर मतलब स्पर्श कर कर महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनको पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। अब बच्चों वो ये कह रहे हैं कि जो लोग किसी दुर्घटना से या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं, या जो बिल्कुल जन्म से ही नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी अन्य ज्ञान इंद्रियों को और विकसित कर लेते हैं, जैसे कि सुनना, छूकर, स्पर्श कर कर, महसूस कर कर वो उसको चीज़ों को समझते हैं। और साथ ही साथ बच्चों कुछ और अन्य ऐसे तरीके भी होते हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं। बताया है ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। अब वो कह रहे हैं कि ब्रेल विधि मतलब जो ब्रेल विधि है वो उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। अब वो कहते हैं इस विधि में, अब ब्रेल विधि क्या है, ब्रेल विधि एक ऐसा तरीका है जिससे उन व्यक्तियों की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और इस विधि में होता क्या है, इस विधि के अंदर व्यक्ति जो होते हैं वो छूकर, वस्तुओं को छूकर पहचानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आगे क्या बताया हुआ है वर्कशीट में, लुइस ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी। अब वो कह रहे हैं लुई ब्रेल, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ब्रेल विधि की खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। अब जो लुई ब्रेल थे, जिन्होंने इतनी अच्छी तकनीक की खोज की थी जिसका नाम है ब्रेल विधि, वो जो लुई ब्रेल थे वे खुद क्या थे, नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो जो ब्रेल विधि, जो इस विधि का नाम है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो उनका नाम क्या था, लुई ब्रेल, और उन्हीं के नाम पर जो उन्होंने खोज की थी उन व्यक्तियों को पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्रेल विधि की, तो उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रखा गया है ब्रेल विधि। ठीक है। तो सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। अब वो कह रहे हैं कोई सामान्य भाषाएं हो गई, गणित हो गई, वैज्ञानिक संकेतों के लिए ब्रेल कोड होते हैं। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। अब वो कह रहे हैं बहुत सारी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको क्या कर सकते हैं हम, ब्रेल प्रणाली द्वारा, इस ब्रेल प्रणाली द्वारा पढ़ सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब ये होती क्या है, अब बच्चों पहले इसको मैं दिखाती हूँ ये होती क्या है। अब बच्चों आप सभी को ये दिख रहे हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जैसे ए है, ए में यहाँ पे ऐसे 3-3 डॉट्स होती हैं बच्चों। ठीक है, इस विधि के अंदर ऐसे डॉट्स होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अगर हमें पहचानना है ए क्या है, कैसे पता चलता है तो ये जो फर्स्ट लाइन की जो फर्स्ट डॉट होती है ये उभरी हुई होती है। देखा, ये थोड़ी मोटी मोटी दिखाई हुई है, उभरी हुई होती है। तो जब इस
पे टच करते हैं तो पता चल जाता है कि ये शब्द में ये अल्फ़ाबेट क्या है, ए है। बी में बच्चों स्टार्टिंग की जो लाइन होती है 2 डॉट्स उभरी हुई होती हैं। सी में ऊपर की 2 डॉट उभरी हुई होती हैं। डी में ऐसी 2 डॉट ऊपर की उभरी होती है, सेकंड डॉट की सेकंड डॉट उभरी होती है। ऐसी ई के अंदर होता है। तो बच्चों ये अलग अलग तरह से इसमें पैटर्न्स बने हुए होते हैं, कोड बना हुआ होता है, ऐसे जेड तक के कोड्स बने हुए होते हैं। जो बच्चों डार्क रेड है मतलब वो वाली डॉट उभरी हुई है वहाँ से, तो ये पता चल जाता है कि ये कौन सा अक्षर है। तो वो आगे बता रहे हैं वर्कशीट के अंदर कि इस ब्रेल विधि मतलब इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। अब वो कहते हैं इसमें दिखा रहे हैं पूरे, इसमें क्या है 63 ऐसे डॉट पैटर्न होते हैं या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। अब प्रत्येक कोड जो होता है वो एक अक्षर, एक शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। जैसे अभी हमने ए देखा था, इनमें ऐसे 3 दोनों तरफ डॉट्स होती हैं। ए में ये फर्स्ट डॉट जो होती है वो उभरी हुई होती है, बी में 2 होती हैं डॉट उभरी हुई। ठीक है बच्चों। अब ब्रेल पाठों को हाथ या मशीनों से तैयार किया जा सकता है। अब जो ये पाठ होते हैं ब्रेल पाठ, इनको कैसे तैयार किया जा सकता है? इनको हाथों द्वारा भी तैयार किया जा सकता है और मशीनों द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। अब वो कह रहे हैं इसको टाइप करने के लिए आजकल तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे टाइपराइटर आ गया है और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं जो ब्रेल के जो पाठों को हैं वो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्रेल विधि एक ऐसी संसाधनों में से एक है जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है वह स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। और ब्रेल विधि की खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी और उन्हीं के नाम पे इस विधि का नाम रखा गया है। ठीक है बच्चों। और इसमें टोटल कितने डॉट पैटर्न होते हैं? इसमें 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे क्या बताया हुआ है? क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? अब वो बता रहे हैं कि नेत्रदान मतलब अपने नेत्रों को दान कर देना। अब बच्चों क्या होता है नेत्रदान के अंदर? अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसके अंदर। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। अब वो कह रहे हैं नेत्रदान जो होते हैं मतलब आँखों का दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जिस भी व्यक्ति को कॉर्निया का रोग है या अंधेपन से जो पीड़ित हैं लोग, जो नहीं देख पाते हैं, उन लोगों के लिए जो नेत्रदान होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान उपहार, तोहफा होता है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है? तो पहला है किसी भी लिंग मतलब कोई भी लिंग का हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, वो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ठीक है, और चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी या हाइड्रोलिसिस या ल्यूकेमिया, टेटनस, हैज़ा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। अब बच्चों क्या है, जिस भी व्यक्ति को एड्स होगा, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, हाइड्रोलिसिस होगा, ल्यूकेमिया होगा, टेटनस होगा, हैज़ा होगा, मस्तिष्क अनुसंधान से जो व्यक्ति पीड़ित होगा वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो बच्चों जब नेत्रदान के लिए जाते हैं तो वो ये सारे टेस्ट करवाते हैं और अगर टेस्ट में किसी भी टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखा जाए, है ना। और नेत्रदान के लिए क्या होता है, एक व्यक्ति जो आँखें दान करना चाहता है, अब कोई भी व्यक्ति जो अपनी आँखों को दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। अब क्या होता है नेत्रदान में कि कोई भी व्यक्ति जो चाहता है वो अपने नेत्रों को दान करे तो वो क्या करेगा, वो कोई भी पंजीकृत नेत्र बैंक में जाएगा और वहाँ पे एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि वे अपने पूरे जीवन काल तक अपनी आँखों को सुरक्षित करके रखेगा ताकि वो अपने मरने के बाद अपनी आँखों को दान कर दे, नेत्रों को दान कर दे, ताकि जो ये खूबसूरत दुनिया है उनके जाने के बाद भी कोई देख सके। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा है। प्रश्न 1, ब्रेल प्रणाली क्या है और ये प्रणाली किसने विकसित की थी? तो बच्चों ये क्या होती है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको। ब्रेल प्रणाली क्या है, तो ये ब्रेल प्रणाली
क्या है? ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। स्पर्श कर वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट का आंसर है। पहले आपको ये लिखना है कि ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श करके वस्तुओं को, स्पर्श करके यहाँ लिख देना, स्पर्श करके वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। और इसका खोज किसने की थी? तो इसकी खोज बच्चों लुई ब्रेल ने की थी। ये आंसर आपका ये रहा, लुई ब्रेल ने की। तो ये आपका पूरे फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सही या गलत को चिन्हित करिए। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे दी हैं और आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते, तो नहीं, ये तो गलत है। आंखें तो कोई भी दान कर सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से आंखों को दान करना चाहता है वह पंजीकृत बैंक में जाके प्रतिज्ञा लेकर अपनी आंखों को दान कर सकता है। तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है जो दान करना चाहता है। सेकंड क्या है? चश्मा पहनने वाला व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आँख दान कर सकते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो चश्मा लगाता है, तो उसके 4 से 6 घंटे के भीतर भी आँखों को दान कर सकते हैं। फिर क्या है? नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, वो कोई भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो नहीं, हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया हेपेटाइटिस बी सी से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो अब बच्चों ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ सभी बच्चे अपने आप से लिखें और मैं जो महसूस करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में क्यों दान करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि मैं अपनी आंखें दान करूँ ताकि मेरे जाने के बाद ये खूबसूरत दुनिया कोई और मेरी आंखों से देख सके। तो ये एक सबसे अच्छा उपहार होगा जो मैं अपने मरने के बाद किसी को दे के जा सकूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए नेत्र बैंक में दान करना चाहिए। अब बच्चे आपको कैसा लगता है? आप क्या सोचते हो? आप अपने विचारों को खुद लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और या आप अपना आंसर खुद से लिखेंगे कि हमें नेत्र बैंक में आँखों को दान क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ भी ऐसा हो जो ना समझ में आया हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।